नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। और आज बिहार में राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से बड़ा ही गहमा गहमी भरा दिन रहा है। दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक, बिहार कांग्रेस ने भी अपना संवाद की श्रृंखला शुरू कर दी और साथ ही साथ नीतीश कुमार ने ई रैली से प्रचार यात्रा जो होती है जनता दल यूनाइटेड की, उसकी विधिवत शुरुआत कर दी। जनता दल यूनाइटेड के सबसे बड़े नेता भाषण जब दे रहे थे तो उन्होंने तमाम दूसरी बातों के अलावा कुछ ऐसी बातें भी कही जो उनकी शैली में नहीं आते हैं। तेजस्वी पर हमले और व्यक्तिगत लालू परिवार पे हमले, लेकिन उन्होंने एक लेखा जोखा पेश किया है कि उन्होंने आखिर क्या किया है, क्या करना है और क्यों उन्हें चुना जाना चाहिए। क्या ई रैली और इस तरह के प्रयासों का असर होगा? क्या बिहार में तेजस्वी का जो आज का नारा है नई सोच नया बिहार, उसका असर होगा या फिर कंटिन्यूटी जिसे कहते हैं, निरंतरता, उसके लिए बिहार वोट करेगा? हमारे साथ सुकेश है। सुकेश, सबसे बड़ी बात यह है कि एक नई सोच की बात जिस तरह से तेजस्वी ने किया है, नया बिहार बनाने नीतीश कुमार आए थे 15 साल पहले, नहीं बना और नई सोच चाहिए। और नीतीश जी कहते हैं कि देखिए इनके परिवार में क्या हो गया, दरोगा प्रसाद राय के पौत्री के साथ इन्होंने ऐसा किया और हम उनको सम्मान देंगे। वो नीतियों की बात कर रहे हैं, ये परिवार में हुए तनाव की बात कर रहे हैं। तेजस्वी ने जो नारा दिया है वो पूरा नारा है नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। वो एक चैलेंजर की भूमिका में दिखना चाहते हैं। कोई है जो उनके प्रचार माध्यम को शेप कर रहा है, प्रचार के तरीके को शेप कर रहा है, पता नहीं कौन है, लेकिन मैं उसमें उसको अगर मैं आइडेंटिफाई कर सकूं और आपके सवाल पे आऊं उसके पहले ये समझना और दर्शकों को भी ये समझना ज़रूरी है कि आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक चैलेंजर की भूमिका में दिखना चाहते हैं। ये कुछ ऐसे ही है, 2015 रिविजिट करिए, नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए लैंड करने वाले हैं और उस समय सवाल पूछते थे नीतीश कुमार कि आपको हमारे सवालों का जवाब देना होगा जब आप बिहार आते हैं। तो जो तेजस्वी यादव ने किया, मैं उनका ट्वीट भी आज देख रहा था, ये उस वक्त की बात है जब चर्चा थी कि नीतीश कुमार 12 बजे के आसपास संबोधित करेंगे। तो पहले तो उन्होंने ये लॉन्च किया नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार, और उसके बाद झड़ी लगाई उन्होंने। कुछ समय को छोड़ दीजिए संजीव, जिस सरकार में खुद डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, तो सरकार में 15 साल तक कमोबेश नीतीश कुमार रहे हैं। तो वो लिखते हैं, बिहार के युवाओं को नीतीश कुमार की रूढ़िवादी, बासी, उबाऊ और 15 साल की घिसी पिटी नकारात्मक बातें नहीं चाहिए। बिहार के युवा इतिहास के बासी पन्ने नहीं बल्कि सुनहरा वर्तमान और भविष्य चाहते हैं। सीएम बताएं, उन्होंने 15 साल में नौकरी रोजगार क्यों नहीं दिया, उद्योग धंधे क्यों नहीं लगाए। सीरीज ऑफ ट्वीट्स। वो नीतीश कुमार पे नॉन परफॉर्मिंग होने का आरोप लगाते हुए उनसे सवाल पूछ रहे हैं जो उनका अधिकार बनता है, और शायद वो इसके इर्द गिर्द ही रहना चाहते हैं। वो भटकना नहीं चाहते कि मुद्दों पे बात करिए। वो जंगल राज का भी काउंटर कर रहे हैं। जब ये भाषण हो गया तो उसके बाद फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने कि हमारे सवालों का जवाब नहीं मिला। जंगल राज तो ठीक है, लेकिन इसी जंगल राज वाले से जो कोर्ट की कभी टिप्पणी थी उसका हवाला देके जंगल राज तो कहते हैं, लेकिन इसी जंगल राज वाले से 2015 में हाथ जोड़कर आप समझौता करने आए थे। ये एक वाजिब सवाल है कि नीतीश कुमार ने लालू यादव से हाथ मिलाया था। वो लालू यादव कन्विक्टेड लालू यादव थे, और लालू यादव अगर परिवार, राष्ट्रीय जनता दल अगर परिवार की पार्टी है तो वो लालू यादव की पार्टी थी। उस पार्टी से जो कन्विक्टेड लालू यादव की पार्टी थी उससे समझौता हुआ था। तो वो लाना चाहते हैं घेर कर नीतीश कुमार को परफॉर्मेंस पे। नीतीश कुमार 15 सालों में उन्होंने क्या किया, उनको लालू यादव का कौन सा काल मिला था। शायद मुझे उम्मीद थी कि ये आने वाले लेटर स्टेज में ये आएगा कि वो दिखाए जाएंगे नीतीश कुमार कि नीतीश कुमार हमारे पास ट्राइड टेस्टेड एक चेहरा है। आपके पास कौन है? तेजस्वी यादव। तो लेकर आइए।
तो वही यादव परिवार का एक चेहरा आएगा और उसको डेमोलिश करने की जेडीयू और बीजेपी की तरफ से कोशिश होगी। वो तो खुद चैलेंजर की भूमिका में आ गए हैं। आज ये दिखाता है, अभी कोई कांग्रेस की तरफ से रालोसपा की तरफ से सीएम वो ऑफिशियली अनाउंस हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव ने खुद को लॉन्च कर दिया है कि नीतीश कुमार के सामने मैं हूं। एक युवा चेहरा है और एक नई सोच के साथ है, जो रोजगार की बात कर रहा है, जो उद्योग धंधों की बात कर रहा है, जो उनको बालिका गृहकांड भी याद करा रहा है। तो वो चैलेंजर की भूमिका में खुद आ गए हैं। अब ये बेनिफिशियरी है क्या, पॉलिटिकल बेनिफिशियल है क्या नीतीश कुमार के लिए, ये एक वे करना पड़ेगा कि क्या इस तराजू पे जब दोनों को तौला जाएगा तो बिहार की जनता किस में अपना फेथ दिखाती है। क्या वो तेजस्वी यादव को उसी तरीके से लेने को तैयार है जो तेजस्वी यादव सामने दिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है अगर लड़ाई होती है बिहार में मुद्दों पर, जैसा कि सुकेश कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जातीय समीकरणों को छोड़कर, MY को छोड़ करके अब आरजेडी बात कर रही है विकास के मुद्दों की। बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन नीतीश जी का जो जवाब था, या यूं कहें कि नीतीश जी ने आज जो फ्रंटल अटैक लॉन्च किया है, वो अटैक तो उनकी शैली के थोड़ा विपरीत नजर आया। इसलिए भी क्योंकि अमूमन वो व्यक्तियों के आसपास अपने भाषण को केंद्रित करें, ऐसा कम दिखता है। यह हकीकत है आज की तारीख में कि ऐश्वर्या राय बिहार में अब केवल लालू परिवार की बहू के तौर पर नहीं, बल्कि एक राजनीतिक फिगर के तौर पर ली जा रही हैं। लोग कहने लगे हैं कि वो महुआ से चुनाव लड़ सकती हैं तेज प्रताप यादव के खिलाफ। आरजेडी ने अपनी तैयारी की है, ऐश्वर्या राय की बहन करिश्मा यादव को ज्वाइन करा लिया है अपनी पार्टी में, और वो भी चुनाव लड़ेंगी और कुछ इस तरह से वो चंद्रिका राय के खिलाफ टक्कर देंगी। कहां देंगी देखना है। लेकिन ये व्यक्तिवादी राजनीति नीतीश जी की शैली नहीं थी। सुकेश, यहां समझना ये बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं नीतीश। इस तरह से भाषण देना, व्यक्तिगत रूप में जाना, लोगों को आश्चर्य हुआ। लोगों को लगा कि वो तो हमेशा एक अपने आप को एक वैसे राजनीतिक के तौर पर पेश किया करते थे जो कि फॉरवर्ड लुकिंग विजन वाला आदमी। क्या वो घबरा रहे हैं? इस बार चैलेंज उनको लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल है? नहीं, वो अपने आप को दूसरे एक ऊंचे पेडिस्टल पे रख के राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, जो व्यक्तिगत हमलों से बचते हैं, न करते हैं। उन पे भी जो हमले होते हैं वो कई बार उसका जवाब देने की कोशिश नहीं करते। ये सही में ताज्जुब की बात है कि उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया जो लालू यादव की बहू थी। उन्होंने चंद्रिका राय जो उनके समधी थे, जो अपने आप में जिनकी आइडेंटिटी है उस क्षेत्र में, दरोगा राय जो सीएम थे उनके बेटे हैं, तो वो शायद कोऑप्ट करना चाह रहे हैं, उस लेगेसी को कोऑप्ट करना चाह रहे हैं कि आप यादव को लालू यादव से का बंधक मत समझिए। यादवों की अपनी एक लेगेसी है। दरोगा राय सीएम थे, उनके बेटे हैं चंद्रिका राय। और शिक्षा की बात करते हैं, एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ क्या किया इन्होंने। तो उस गाब में कि हमने तो दरअसल एक शिक्षित लड़की के बारे में कहा था जो उनकी बहू हुआ करती हैं, उनके साथ क्या हुआ? उनके घर में कोई शिक्षित लड़की के साथ उसका सम्मान तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि लोगों को इस बात का आश्चर्य हुआ है कि नीतीश कुमार बोलते बोलते आखिर व्यक्तिगत स्तर पे क्यों उतर गए, और क्या वो उनकी मदद करेगा? क्या ये उनकी शैली है? उनकी शैली तो कतई नहीं है। मुझे लगता है कि जवाब यह आएगा कि दरअसल नीतीश कुमार ने एक पैरेलल खींचकर बताने की कोशिश की कि शिक्षित अगर आप चाहते हैं, लड़कियों का अगर सम्मान चाहते हैं, तो वो घर से शुरू होना चाहिए। समाजवाद भी आपका घर में ही रह जाता है। आपकी शिक्षा की बात और महिलाओं के सम्मान की, लड़कियों के सम्मान की बात घर में ही रह जाती है। तो ये आपने कहा कि क्या घबराए हुए हैं? 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। 15 साल कम नहीं होते किसी भी सरकार के लिए। जो परफॉर्मिंग सरकारें रही हैं वो भी 15 सालों के बाद ऐसा लगने लगता है कि उनका किला दरक रहा है। लेफ्ट की बात छोड़ दीजिए, जो बहुत उससे आगे की का सफर उन्होंने तय किया था, लेकिन बीजेपी की कई सरकारें रही हैं जो इनविंसिबल लगती थी, सांसें फूलने लगी 15 साल के बाद। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान में चलिए 5 साल में चुनाव हो जाता है, सत्ता बदल जाती है, लेकिन आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, आप किसी भी स्टेट में जाएंगे तो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होती है, जहां आपको जवाब देना पड़ता है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे आप खड़े नहीं उतरते हैं। और इसलिए और दूसरे मुद्दे को ये बहुत हाईलाइट उस तरीके से राजनीतिक विमर्श में इन मुद्दों को लाना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव के कैंपेन को कोई तो शेप कर रहा है।
चलिए वो तो जायज अब है, वो लोग बिल्कुल प्रोफेशनल हेल्प ले रहे होंगे। वो प्रोफेशनल हेल्प ले, लेकिन उन मुद्दों पे चुनाव लड़ना, इश्यूज पे लड़ना, नीतीश कुमार के आने के पहले मंच पे आए, भाषण दे, उसके पहले कुछ सवालों को रखना, मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत हुई है, ये जारी रहेगी, क्योंकि एक कैंपेन ऐसा डिजाइन किया गया है कि नीतीश कुमार को डॉक में रखिए। और पहली बार नीतीश कुमार गवर्नेंस पे, उन पे सवाल इस तरीके से होंगे, क्योंकि हालिया जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो कोरोना की घटना हो, चाहे वो बाकी बाढ़ की विभीषिका हो, उन सब पे नीतीश कुमार से सवाल पूछा जाएगा और कहीं ना कहीं अलग अलग इलाकों में वो डॉक में दिखाई देंगे, और इसीलिए ये रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। जो सुकेश बता रहे हैं, दरअसल उसके पीछे वजह ये है कि एक पूरा जो पर्सनालिटी है नीतीश कुमार का बिहार में, वो विकास पुरुष का रहा, सुशासन बाबू का रहा, और हर बार जब वो सामने आए तो लगा ऐसा कि वही कर सकते हैं विकास बिहार का, और जो विकल्प उपलब्ध है वो तो कर नहीं सकते हैं। तो इस बार जैसा सुकेश बता रहे हैं, एक काउंटर कैंपेन जो चल रहा है, विरोध में खड़ा हो रहा है उन्हीं विकास पुरुष की उस इमेज को डिमोलिश करने के लिए। लेकिन एक और चीज है बिहार की राजनीति में, और इस शब्द का बार बार इस्तेमाल हो रहा है, युवा विकल्प, नई विजन, नया सोच। ये जो युवा वाला फैक्टर है, ये तेजस्वी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी ने ऐलान कर दिया कि 143 सीटों पर हम सोच रहे हैं चुनाव लड़ने के बारे में, और वहां भी यही युवा सोच की बात है, चिराग पासवान चैलेंज कर रहे हैं। अब ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सुकेश, क्या बिहार के पास आज युवाओं के रूप में एक विकल्प सामने आ गया है, जो नीतीश कुमार के थके हुए शासन, कुछ लोग कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग है, विकल्पहीनता का लाभ उठाते आए हैं, तो उसकी जगह एक नया विकल्प जो युवाओं का विकल्प है वो देने के लिए दो लोग सामने खड़े हो गए हैं और बिहार की जनता चुने। आपको लगता है कि ये ऐसा है जो कि नई चीज बिहार में इस बार वोटर्स के सामने पड़ोसी गई है? ये बात सच है कि नीतीश कुमार टीरा फैक्टर को सालों से कैपिटलाइज करते आए हैं। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। नीतीश कुमार का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। वो 5 साल गोल्डन पीरियड था, 5 से 10 तक। 10 के बाद सवाल उठने शुरू हुए, 15 के बाद ज्यादा शुरू हुए, क्योंकि बहुत लंबा शासन है। अब क्या ये फायदा तेजस्वी उठा पाएंगे? तेजस्वी यादव फिराक में है। तेजस्वी यादव, मैंने कहा कि वो पुराने ढर्रे की जो राजनीति थी, वो अपने पिता की राजनीति को पे थोड़ा और ग्रेजुएट करके आगे जाना चाहते हैं। मैंने एक दिन और कहा था कि उनके पिताजी ने एक राजनीति ये की कि जो दबे कुचले, जो पायदान पे आखिरी व्यक्ति, बीजेपी इनको दीनदयाल का आखिरी व्यक्ति कहती है, उसको उन्होंने वॉइसलेस को वॉइस देने का काम लालू यादव ने किया था। इस फैक्ट को नकारा नहीं जा सकता, और उन्हें अपनी शक्ति का अंदाजा कराया कि आप बूथ पे जाएंगे, आपका राज होना चाहिए क्योंकि आपकी संख्या है। ये रियलाइजेशन जब उनके वोटर्स में हुआ तो सत्ता का परिवर्तन हुआ। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को अब यह लग चुका है कि जो कैपिटलाइज करना था इस पे इतने दिनों में हो चुका है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो अब वो एक विजन देने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि 15 साल तक दूसरे पार्टी का शासन था जिसमें बीजेपी और जेडीयू मुख्यतः थी, 1-2 साल को छोड़ दिया जाए तो वो उसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं। और जो ऐसी चीजें जो लोगों को चुभेंगी, जो बहुत याद कराने की जरूरत नहीं होगी कि भाई इंडस्ट्री क्यों नहीं लगी, शुगर मिल्स क्यों बंद हो गए, अच्छे शिक्षा का इंतजाम यहां क्यों नहीं हो सकता, स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमराई हुई क्यों है। अब ये चीजें लोगों को सामने दिखाई देती हैं कि 15 साल का अगर सुशासन था तो ये तमाम चीजें होनी चाहिए थी। नीतीश कुमार ये बताने की कोशिश करेंगे कि पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गया है, लोग पहले से ज्यादा खुशहाल हैं, दलितों के लिए हमने क्या किया, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए हमने क्या किया, हम पहले राज्य थे, बाकी लोगों ने हमको हमारा अनुसरण किया। ये नीतीश कुमार के लिए कहने के लिए होगा, लेकिन उस नैरेटिव को तेजस्वी इस तरीके से ले जाएंगे कि आपने लोगों को यहां उद्योग धंधे नहीं लगाए, लोगों को नौकरियां नहीं दी, लोगों के सामने बेरोजगारी का संकट है, और आज ये संकट है तो हो सकता है कि वो चस्पा हो जाए।
तेजस्वी के साथ कि तेजस्वी बात सही कह रहे हैं। तो अपनी तरफ से एक युवा वर्ग को लुभाने की कोशिश है, एक नया वोटर जो 2000 में पैदा हुआ, 2002 में पैदा हुआ, जिसने इसमें बहुत सारे वोटर होंगे जिन्होंने 2015 में भी वोट नहीं किया होगा, वो 2020 में उनको वोट करने की बारी है। तो उस वोटर को अपने पुराने जो प्रिज्म था, जिस इससे लोग देखते थे लालू यादव की पार्टी को, उससे निकालने की कोशिश है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो अंदर खाने की खबर है कि वो अब इसको बढ़ाना चाहते हैं कि हम ब्राह्मणों को भी टिकट दें, हम वैश्य समुदाय को टिकट दें, ताकि एक स्वीकार्यता बड़े वर्ग में हो। हमें एक ऐसी पार्टी समझा जाए जो MY फैक्टर्स के, लालू यादव के MY फैक्टर से आगे निकल चुकी है। तो ये कोशिश है। कितना डेंट इसमें चिराग पासवान, आपने कहा कि घोषणा हो चुकी है, ऑफिशियल घोषणा तो नहीं है। ऑफिशियल घोषणा तो मुझे लगता है कि उनके बाहर आकर के कह दिया हम हमारी सूची देयर इज ऑलवेज ए चांस, क्योंकि विधायक बोले हैं, अभी तक चिराग पासवान बोलते थे, अभी विधायक बोले हैं, तो आपके पास मनूवर करने का एक स्पेस पॉलिटिक्स में छोड़कर रखा जाता है। और रामविलास पासवान और उनके बेटे से उम्मीद की जाती है कि वो, और किसी भी पार्टी से उम्मीद की जाएगी कि आपके विधायकों ने ये कहा, अभी तक कह रहे हैं ना, जेडीयू के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि हमारा तो बैगेज ही नहीं है, एलजेपी हमारी एलआई थोड़ी है, हम तो बीजेपी के एलआई हैं, तो ये तो आपका बैगेज है, आप देखो। कल को अगर साथ लड़ेंगे तो एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक रास्ता छोड़ा जाता है राजनीति में कि जहां आप मतलब दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त बन जाए इसमें गुंजाइश तो, आपको दिखती है? तो शर्मिंदा ना हो। देखिए, पॉलिटिक्स में तो हमेशा गुंजाइश है संजीव। मैं हालिया एग्जाम्पल दूं, लालू यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन हो ही गया था, अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन हो ही गया था, तो गुंजाइश होती है। और ये तो गठबंधन के अंदर की बात है, इसमें बीजेपी का रोल अभी प्ले करना बाकी है। लेकिन ये बात जरूर है कि युवाओं पे फोकस है, चिराग का भी फोकस है, तेजस्वी का भी फोकस है। वो एक जो एक सेट पैटर्न राजनीति की है कि या तो लालू यादव राज करेंगे या फिर नीतीश कुमार राज करेंगे, उससे आगे बिहार निकले, आगे की सोचे, युवा जो है एक युवा को चुने जिसका एक अपना विजन हो। ये लड़ाई है आपस में कि किस युवा को चुनते हैं लोग, किस युवा में लोग ज्यादा पोटेंशियल देखते हैं। ये बात बहुत अहम। देखिए, बिहार की राजनीति में अगर हम देखें तो लालू, पासवान, नीतीश, इनके आसपास चलती है। और देखिए, बिहार के लोग राजनीति के लिए जाने जाते हैं, अपनी राजनीतिक समझ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वहां पर नेता नहीं पैदा हो पाए। 15 साल एक के पास, 15 साल दूसरे के पास। अब जो बात है वो ये भी है कि जैसा सुकेश कह रहे हैं, 15 साल जो आरजेडी की सत्ता थी उनके सहयोगी दलों के साथ, उस वक्त तो कई वोटर पैदा नहीं हुए थे जो अब वोट करने लायक बने हैं। उन्होंने तो देखा नहीं है आरजेडी के उस काल को, तो किस्से कहानियां और नेताओं की जुबान से सुनकर के क्या वो नीतीश कुमार की बात मान लेंगे कि देखो जी वो तो जंगल राज था। अब तो उन्हें डिलीवरी चाहिए और इस वक्त डिलीवरी नहीं मिल रही है। तो जाहिर है अभी के लोगों को तेजस्वी अपील करेंगे, लेकिन तेजस्वी ने एक नई चीज और की है। जितने छोटे दल जो 2019 में उनके साथ थे, इस बार नमस्कार उनको कर दिया है। चाहे वीआईपी की हम बात कर ले तो वो जितना सीट मांग रहे हैं उन्हें कतई देने के लिए तैयार नहीं है वो। दूसरी बात, अगर हम मांझी के तौर पर देखें, उन्हें भी नमस्कार कर दिया और वो इधर चले आए, उन्हें तवज्जो भी नहीं दी। और फिर अब सुनने में आ रहा है कि कुशवाहा के साथ भी खटपट है, बात बन नहीं रही है। तो सुकेश, ऐसे में अगर हम गठबंधन देखें आरजेडी की, तो एक तो युवा सोच वाली बात कह करके वो अपनी राजनीतिक स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं, और दूसरा वो जो राष्ट्रीय दल है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर लेफ्ट हो, और लेफ्ट वहां पर 3 है, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, इनके साथ ही वो गठबंधन कर रहे हैं। जितनी भी तमाम छोटी पार्टियां थी जिनके साथ उन्होंने खुद 2019 में गठबंधन किया था, उसको इस बार उन्होंने छोड़ दिया है। इस रणनीति में क्या है? नहीं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, इसी का सहारा ले रहे हैं वो। लालू यादव भी प्ले में थे, तेजस्वी यादव भी थे, बहुत मतलब माइंड जॉसल करने के बाद, बहुत दिमाग लगाने के बाद इस पे पहुंची थी बात की सीटें जो है वो आरएलएसपी भी लड़े और हम भी लड़े, जो विकासशील पार्टी है वीआईपी वो भी लड़े। दैट कुडंट फेच रिजल्ट्स। तो मुझे लगता है कि रांची से लेकर पटना तक अब ये चर्चा हो गई है और एक कॉन्सेंसस बन गया है कि आप अपने कैंडिडेट्स बताएं, किसे लड़ाएंगे, किस सीट पे कौन सा कैंडिडेट है।
अगर वो जिताऊ होगा तो हम उसको पहलवान टिकट बताइए, देंगे। सीट ले जाइए। बिल्कुल, रघुवंश बाबू ये कहा करते थे पहलवान बताइए, और वो एलजेपी के कॉन्टेक्स्ट में कहा करते थे। तो मुझे लगता है कि अब वो इस निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं कि अपनी सीटें छोड़ के, आरजेडी एक बड़ी पार्टी थी, वो चाहे तो 243 सीटों पे चुनाव लड़ा सकती है, बहुत साल सत्ता में रही है वो। उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि गठबंधन को साथ लेकर चलें। और एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, आरएलएसपी 2015 का जब चुनाव लड़ी थी, जब वो एनडीए के साथ थी, तो उनका बेस वोट जो बिहार, यूपी और इन दोनों प्रदेशों की जो कहानी है कि वो कोयरी वोट जो है वो आरएलएसपी के साथ जाता है, एक दलित वोट जो है वो पासवान के साथ जाता है, तो दलित में ये वोटर जो है वो पासवान के साथ अधिक वो मिलिटेंट कास्ट है, बिल्कुल वो वोट करने के लिए पासवान को आगे आता है, पासवान के अलावा किसी को वोट नहीं करेगा। तो ये जो है ये मिथ कई बार टूटा है हाल के 5-10 सालों में। अगर देखिए आप, आरएलएसपी एनडीए को बहुत फायदा नहीं पहुंचा पाई 2015 के चुनाव में। जो सो कॉल्ड कोयरी वोट जिनके वो नेता माने जाते हैं, वो लवकुश वाली राजनीति जो नीतीश कुमार की रही है, तो वो नीतीश कुमार के साथ ही रहे। जब 2019 का चुनाव आया तो आरएलएसपी पाला बदल चुकी थी और वो चली गई थी आरजेडी के साथ। वो खुद 2 जगह से चुनाव लड़े, और ऐसी जगह से चुनाव लड़े जहां कोयरी अच्छी खासी संख्या में थे, वो दोनों जगह से चुनाव हार गए। तो ऐसे में एक बड़ा सीरियस कंसर्न था कि इनको सीट्स देना, सीट्स बर्बाद करना तो नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है बहुत सोच समझ के ये रणनीति बन रही है कि आप अपने कैंडिडेट्स बताइए और आप सीट्स पे चुनाव लड़िए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप 40 सीटों पे लड़ेंगे, आप 30 सीटों पे लड़ेंगे, अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर लीजिए। तो इस बार विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ है कि हम वेस्ट नहीं करने वाले। जिस तरीके से एक एक सीट के लिए एनडीए में लामबंदी है, मारपीट है, मारपीट नॉट इन लिटरल सेंस बट राजनीतिक जो मारपीट होती है वो यूपीए में भी है। तेजस्वी यादव ने इसको भांप लिया है और मुझे लगता है कि ये गुरु मंत्र उनको अपने पिता से मिला होगा पिछले कुछ सालों की राजनीति देख के। ऐश्वर्या बनाम करिश्मा, ये दोनों फिल्मी तारिकाएं जिनके नाम पर दारोगा प्रसाद राय के परिवार में बच्चियों के नाम रखे गए, क्या हम बिहार में ऐश्वर्या राय बनाम करिश्मा ये कंटेस्ट होता देखेंगे? क्योंकि अब जबकि मुख्यमंत्री ने ये नाम ले लिया है तो मुझे तो लगने लगा है कि ये ऐश्वर्या बनाम मैं दर्शकों को गुमराह नहीं करना चाहता। इस बारे में पुख्ता मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि ऐश्वर्या बनाम करिश्मा होगा कि नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि ऐश्वर्या का नाम लेकर नीतीश कुमार ने उसको राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है और वो दारोगा प्रसाद राय को एक बड़ा यादव नेता बनाकर यादवों का जो एक सेंटिमेंट है और ख़ासतौर पे अलग अलग पॉकेट्स में हो सकता है कि ये टच करे लोगों को, तो वो एक स्मार्ट मूव है। हालांकि नीतीश कुमार इसके लिए जाने नहीं जाते हैं कि वो व्यक्तिगत संबंधों को राजनीति में कैपिटलाइज करें, राजनीति में खींच ले, लेकिन मुझे लगता है कि ये करके उन्होंने ऐसा एक जो यादव समाज का वोट है उसको उसमें सेंधमारी की कोशिश की है, उसको कोऑप्ट करने की कोशिश की है। चलिए, तो ये बात है, सियासत में सब कुछ जायज़ है और उसी रंग में नीतीश आज नजर आए हैं। जाहिर है सबसे अहम लड़ाई अपने करियर का कह सकते हैं इस बार वो लड़ रहे हैं और नो स्टोन अनटर्न्ड वाली नीति के तहत वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बस हम 11 सितंबर के करीब पहुंच गए हैं और हमें देखना है कि लालू प्रसाद यादव को बेल मिलती है या नहीं मिलती है और उसके बाद फिर आरजेडी की और महागठबंधन की दशा दिशा क्या होती है। लेकिन उसके पहले ये स्पष्ट हो गया है, आरजेडी नीतियों की बात करेगी और जेडीयू नीतियों के साथ साथ कुछ परिवार में जो उठापटक हुई है फर्स्ट फैमिली आरजेडी की, उस पर भी बात करेगी। आज बस इतना ही। हमें समर्थन करते रहिए और न्यूज़ 24 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमारे और सुकेश के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।